नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। एक सवाल देश भर में उठ रहा है कि कोरोना वायरस के इस संकट काल में डॉक्टरों, नर्सों, आशा कर्मियों और पुलिस वालों पर जो हमले हो रहे हैं, इसका हल क्या है और ये हमले क्यों हो रहे हैं। असल में डॉक्टर और नर्सें लोगों का परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को हिदायतें देने के लिए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, और टेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर वहां कोई संक्रमण तो नहीं हो गया। उनको देखते ही एकदम भीड़ टूट पड़ती है और उन पर पथराव होता है। वो एक समुदाय के लोग हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई तबलीगी जमात की घटना के बाद, जब तबलीगी जमात के सम्मेलन में से बहुत सारी भीड़ को वहां से निकाला गया, जो करीब 2300 से ऊपर थे, और फिर पूरे देश में जब पहचान की गई कि ये लोग कहां कहां इससे पहले गए हैं, और फिर वहां पर जाकर के उनकी जांच की गई। सारे प्रदेशों ने सूची बनाई कि हमारे प्रदेश से तबलीगी जमात के इस मरकज में कहां कहां से कितने कितने लोग गए थे, तो उनकी तादाद हजारों में निकली, 25-30 हजार निकले। और उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात के अंदर जो उस मरकज के अंदर जो लोग थे, उनमें से बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए थे, संक्रमित पाए गए थे, और बहुत सारे लोगों को एकांतवास में रखा गया था। अब देश भर में जब यह पड़ताल शुरू हुई तो उसमें तबलीगी जमात के सम्मेलन में शामिल हुए हजारों लोगों में संक्रमण पाया गया है। अब तक देश में करीब 20,000 के करीब जो लोग हैं वो संक्रमित हैं कोरोना वायरस से, और इनमें से 33% से लेकर के 40% तबलीगी जमात के सम्मेलन से गए हुए लोग हैं या उनके परिवारों के लोग हैं। तो ये जो घटनाएं इस प्रकार हो रही हैं, वो एक समुदाय की तरफ से हो रही हैं। इसकी शुरुआत इंदौर से हुई थी, और फिर धीरे धीरे हल्द्वानी, श्रीनगर, बरेली, मुरादाबाद, और अब अलीगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, 24 परगना में, तो ये सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुरादाबाद की घटना ने इसको गंभीर मोड़ लिया, क्योंकि वहां जो घटना हुई है वो बड़ी पूरी तैयारी के साथ थी। छतों से महिलाएं तक पत्थर फेंक रही थी, ईंटें फेंक रही थी, और नीचे गली में भी उनको घेरने की कोशिश की गई, उनको ब्लॉक करने की कोशिश की गई, डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस वालों को भी। तो ये गंभीर घटना हो गई, और इसमें डॉक्टर जो था वो अभी भी मौत से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में है, बहुत गंभीर हालत है उसकी। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सब्र का प्याला भर गया और उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। हड़ताल की धमकी के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, और बातचीत में जो हल निकला, उस हल के तहत एक अध्यादेश जारी हुआ है। ये जो भारत में पहले से ही महामारी अधिनियम 1897 है, उसी में एक संशोधन करके अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें सजा बढ़ाई गई है। जो छोटी मोटी घटनाएं होंगी उसमें 3 महीने से लेकर के 5 साल तक सजा का प्रावधान रखा गया है, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर गंभीर मामला होगा तो उसमें 6 महीने मिनिमम सजा होगी और 7 साल तक सजा हो सकती है, और जुर्माना इसके साथ ही 1 लाख से 5 लाख तक होगा। इसके अलावा इस इक्विपमेंट का जो नुकसान होगा, या डॉक्टर का के इक्विपमेंट्स का नुकसान होगा, या वाहन का नुकसान होगा, उसके डबल की भरपाई भी करनी होगी। तो इस तरह का एक सख्त कानून लेकर के सरकार आई है। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा, और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी, और 1 साल में फैसला आएगा, और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है।
अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 ईयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन क्या यह कानून इस हिंसा को रोक पाएगा? कोई कानून किसी हिंसा को या किसी घटना को रोकता नहीं है। अगर बलात्कार के खिलाफ 2012 में एक कड़ा कानून बन गया था तो क्या बलात्कार की घटनाएं रुक गई? नहीं, उसके बाद भी देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आपने डॉक्टरों, नर्सों, आशा कर्मियों के लिए तो यह कानून में सख्ती कर दी, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या, जो लगातार इनके साथ इनकी सुरक्षा के लिए जाते हैं और खुद हिंसा का शिकार होते हैं? हमने देखा मुरादाबाद में ये हुआ, अलीगढ़ में ये हुआ है और पश्चिम बंगाल में ये हुआ है कि 2 जो गिरोह हैं उनकी टक्कर हो रही है और उसमें पुलिस वाला मारा जा रहा है। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा? आपको याद होगा कि जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए थे और मुठभेड़ें बहुत सख्ती से हो रही थी। और उन मुठभेड़ों के बीच में ही वहां के युवक, मुस्लिम युवक पथराव करते थे सेना पर और सुरक्षाकर्मी दूसरे सुरक्षाकर्मियों पर, जो अर्धसैनिक बलों पर। उसका हल क्या है? आप आंसू गैस के गोले चला सकते हैं, आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, या मिर्ची वाली जो गोलियां हैं उसको चला सकते हैं, लेकिन आप उस समय आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करेंगे या उनके पथराव का मुकाबला करेंगे? ये एक गंभीर घटना थी, समस्या थी। तो उसके समस्या का हल निकला जो दुनिया भर में बाकी सभी देशों में इस तरह के खूंखार आतंकवादियों से और आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के साथ किया जाता है, वो है पैलेट गन। पैलेट गन एक तरह से रबड़ की गोली ही है, रबड़ और प्लास्टिक की मिक्सचर गोली है वो। और जब वो उसको चलाया जाता है तो उससे सैकड़ों छर्रे निकलते हैं रबड़ के और प्लास्टिक के, और वो जाकर के उसको इतना घायल कर देते हैं कि फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। अब वहां गलती ये हुई जम्मू कश्मीर में कि जो पैलेट गन चलाया गया उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, और ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से ये होता था। और पहाड़ी होने की वजह से एक समस्या भी आती है कि पैलेट गन जब चलाया जाता है तो वो शरीर के निचले हिस्से में लगने की बजाय बहुत सारे मामलों में ऊपर के हिस्से पर लगा, और कई युवकों की आंख में भी गया, मुंह में गया, कान में गया, तो वो बहुत गंभीर समस्या भी पैदा हुई। तो इसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया, और वो बहुत ही गंभीर सवाल था और बहुत अहम सवाल था। और सवाल ये था कि जब याचिकाकर्ता ने ये बताया कि वहां पर बच्चों के जख्मी हो रहे हैं, उनकी आंखें जख्मी हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बच्चे वहां जाते क्या करने? गंभीर सवाल था। 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के बच्चे। तो ये बताया गया कि जब ऐसी कोई घटना हो रही होती है या मुठभेड़ होती है या कोई प्रदर्शन हो रहे होते हैं तो बच्चे साइडों पर खड़े हुए तमाशा देख रहे होते हैं, तो लेकिन वो शिकार हो जाते हैं पैलेट गन का। ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो लोग बच्चे वहां पकड़े गए हैं पथराव करते हुए, उनकी उम्र भी इसी के बीच बीच है, इसीलिए उनको छोड़ा भी गया बाद में, क्योंकि उनको एक मौका दिया जाए, ऐसा करके छोड़ा भी गया सबको, और वो बच्चे ही थे सारे। लेकिन गलत जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये कहा केंद्र सरकार को कि आप इसका अल्टरनेटिव ढूंढिए। अब अल्टरनेटिव अभी तक ढूंढा जा रहा है, ये 2017 की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसका हल सिर्फ और सिर्फ पैलेट गन है। अभी हाल ही में पिछले महीने, मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यह मामला फिर दोबारा आया था, जहां पर पैलेट गन को प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस संबंध में
केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो केंद्र सरकार ही इसके बारे में तय करेगी कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा है। हमारा मानना है कि इस समय जिस प्रकार डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, तो उसका जवाब यह है कि सब पुलिस वालों के हाथ में पैलेट गन दी जानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वह शरीर के निचले हिस्से में उसका वार करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में नहीं करेंगे। यही एकमात्र हल है और कोई हल नहीं।